हेलो। यस सर। ठीक है, तो हम चालू करते हैं। लास्ट लेक्चर में अपन कहाँ पे बात की थी? लास्ट कोलिजन थ्योरी। चर्चा कर रहे थे, तो हमने देखा था उसमें कि एक्टिव एनर्जी, थ्रेशोल्ड एनर्जी, इन सब की हमने चर्चा की थी। तो अब एक फार्मूला मैं आपको बता रहा हूँ कि अकॉर्डिंग टू कोलिजन थ्योरी, किसी रिएक्शन से A प्लस B से अगर प्रोडक्ट फॉर्म हुआ, A प्लस B से अगर प्रोडक्ट फॉर्म हुआ तो इसकी रेट कैसे लिखी जाती है? रेट लिखी जाती है K, है ना? लेकिन अकॉर्डिंग टू कोलिजन थ्योरी क्या होता है कि Z e की पावर माइनस का E बाय RT कंसंट्रेशन ऑफ एन कंसंट्रेशन। यहाँ पे जो P होता है उसको अपन क्या बोलते हैं? ओरिएंटेशन। ओरिएंटेशन वेक्टर हो गया। कौन सा ओरिएंटेशन? प्रॉपर ओरिएंटेशन। और Z बराबर क्या हो गया आपका? Z क्या हो गया बताओ? कोलाइडल फ्रीक्वेंसी। Z क्या हो गया? फ्रीक्वेंसी। कौन सी फ्रीक्वेंसी? कोलाइडल फ्रीक्वेंसी। ये आपके नोट्स में मैंने दिया है, उसको मेरे को दिखा। अब आपको समझ में आ रहा होगा कि अगर मैं इसकी रेट लॉस लिखता तो रेट का क्या होता था? रेट इज इक्वल टू होता है कि A एंड B। तो यहां से K बराबर क्या निकल के आ रहा है? A और B तो सेम है यहां पे, लेकिन K की जगह हमने लिख रखा PZ e की पावर माइनस P बाय RT। मतलब K को मैं लिख सकता हूं अकॉर्डिंग टू कोलिजन थ्योरी e की पावर माइनस का E बाय RT। ये हो गया आपका। इस पे कोई न्यूमेरिकल क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आएगा, बस आपको एक याद रखना पड़ेगा कि हाँ ऐसा होता है। इसे भी याद रखने के लिए आ रहा है ना समझ? इस पे अलग से भी क्वेश्चन आने वाला है। आगे देखते हैं हम लोग। अब कल आपको जब मैंने एक ग्राफ समझाया था तो आपको उस ग्राफ में मैंने आपको बताया था कि एक ये थ्रेशोल्ड एनर्जी बैरियर होता है। एक क्या होता है आपका? थ्रेशोल्ड एनर्जी बैरियर। और थ्रेशोल्ड एनर्जी बैरियर का क्या मतलब है? ये एक ऐसा एनर्जी बैरियर है जहां पर इस एनर्जी पर आकर जो कोलिजन होगा वो इफेक्टिव कोलिजन होगा। इफेक्टिव कोलिजन होगा तो प्रोडक्ट फॉर्म होगा। लेकिन जो रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स, अगर मैं यहां पे एनर्जी लिखूं और यहां पे रिएक्शन कोऑर्डिनेट लिखूं, तो आपको पता चलेगा कि ये एक लेवल था जहां मैं ER बोलता था, एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट। ठीक, तो इसको अपन ने क्या बोला था? थ्रेशोल्ड एनर्जी के लिए। लेकिन थ्रेशोल्ड एनर्जी बैरियर और एक्टिव आपका एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट के बीच में तो एक डिफरेंस, मतलब इफेक्टिव कोलिजन करने के लिए रिएक्टिंग मॉलिक्यूल को एक एनर्जी की जरूरत है जिसका हमने नाम बोला था एक्टिवेशन एनर्जी। इसको क्या बोलते हैं? तो कुछ चीजें हैं जो हमको अब देखनी है, तो ग्राफ आपको बनाना ही वापस। अब जो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं वो हम लोग पढ़ने वाले हैं थ्रेशोल्ड एनर्जी, एक्टिवेशन एनर्जी और इनके रिलेशन। ठीक, उसके बारे में अपन चर्चा करेंगे। उसमें इरिवर्सिबल रिएक्शन आएगी, रिवर्सिबल रिएक्शन आएगी, फॉरवर्ड रिएक्शन, बैकवर्ड रिएक्शन, सभी चीजों को हम लोग देखेंगे। पहले फटाफट ये बना और उसके बाद हम लोग बात करते हैं। मैं एक चीज और लिख देता हूं यहां पे, e की पावर माइनस का E बाय RT क्या होता है? फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल। ये आगे भी आएगा जब अरेंजेस पढ़ाऊंगा। फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल which है fraction of molecule which है greater or equal energy E, मतलब E की पावर माइनस का E बाय RT मॉलिक्यूल का वो फ्रैक्शन है जिसकी एनर्जी एक्टिवेशन एनर्जी से ज्यादा या बराबर है। which have energy greater or equal than E। इसको आप फटाफट नोट कर लीजिए और उसके बाद मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं एक्टिवेशन एनर्जी के एक्टिवेशन एनर्जी, थ्रेशोल्ड एनर्जी और इनके सबके रिलेशन। फटाफट आप नोट करो।
Yes, sir. मुस्कान, Yes, sir. हाँ तुम्हारा बहुत सारा गैप हो गया बेटा, तो जो जो लेक्चर तुम्हारे छूट गए ना तो सीखा से एक बार नोट्स देख लेना, और जो भी लेक्चर समझ में नहीं आ रहा हो तो मुझे बोल देना, तो मैं आपको रिकॉर्डेड अवेलेबल करा दूँ। ठीक है सर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखो क्या है, मैं बात कर रहा हूँ थ्रेशोल्ड एनर्जी। थ्रेशोल्ड एनर्जी क्या होता है? कोलाइडिंग मॉलिक्यूल must have possesses certain amount of energy, certain amount of energy to make collision, to make collision effective. So colliding molecule must have possess certain amount of energy to make collision effective. मतलब थ्रेशोल्ड एनर्जी का डेफिनेशन क्या हो गया कि जो कोलाइडिंग मॉलिक्यूल है उनके पास कम से कम इतनी एनर्जी होनी चाहिए। कितनी एनर्जी? यहां से लेके जाना, तो आपका जो कोलिजन होगा वो इफेक्टिव होगा। लेकिन जो रिएक्टेंट होगा उसके बीच में कुछ एनर्जी तो होती है उसके पास। तो रिएक्टेंट के पास कुछ एनर्जी तो पहले से होती है और उसको कुछ एक्स्ट्रा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, इसको अपन बोलते हैं एक्टिवेशन एनर्जी। ठीक है, तो इसको बोलेंगे अपन एक्टिवेशन एनर्जी का डेफिनेशन। एक्टिवेशन एनर्जी की डेफिनेशन क्या होगी? इसको अपन प्यार से बोलते हैं ये, अपन बोलेंगे एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एनर्जी, एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एनर्जी required to attain threshold energy barrier, extra amount of energy required to attain threshold energy barrier, इसको अपन क्या बोला? एक्टिवेशन एनर्जी, एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एनर्जी। ठीक है, certain minimum amount of energy, certain minimum amount of energy to make collision effective, but extra amount of energy required to attain threshold energy barrier to make collision effective। एक ही बात। तो दोनों डेफिनेशन आपको समझ में आ गई, थ्रेशोल्ड एनर्जी समझ में आ गई, ये समझ में आ गया। अब इनके कुछ ग्राफ हमको देखने पड़ेंगे बेटा, तो उस ग्राफ को बताने के लिए पहला ग्राफ तो बताना पड़ेगा मुझे। देखो हम बात कर रहे हैं इररिवर्सिबल रिएक्शन। इररिवर्सिबल रिएक्शन, इररिवर्सिबल रिएक्शन में क्या होता है ध्यान से समझना। इररिवर्सिबल रिएक्शन का भी फर्स्ट पार्ट देखना, जिसको हम बोल रहे हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। क्या बोल रहे हैं? थर्मोडायनामिक्स में पढ़ा होगा आपने 11th में, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक रिएक्शन में हीट क्या होती है? इवॉल्व होती है, मतलब बाहर निकलती है सिस्टम से। ध्यान से समझिए। इसका एक अगर मैं ग्राफ बनाऊं तो आपको पता चलेगा
ये एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट है, ये आपका थ्रेशोल्ड एनर्जी वेरिएबल है। यहां से लगे यहां तक की जो एनर्जी को बोला अपने एक्टिव एनर्जी। अब देखो ये रिएक्शन कंप्लीट हो रही और ये ग्राफ, और यहाँ पे जो फॉर्म हुआ है उसको बोला अपने ईपी। ईपी मतलब क्या हो गया? प्रोडक्ट। तो ये ईआर मतलब क्या है बेटा? एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट। ये ग्राफ किसके पीछे है वापस बताता हूँ, एनर्जी और रिएक्शन कोऑर्डिनेट के बीच। और ईआर को मैंने बोला है एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट, और इस ईपी को मैंने बोला है एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट। ये एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट, ये एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट। अब ध्यान से सुनना, पूरा थर्मोडायनामिक्स बेटा रियलाइज हो जाएगा। अब आप देखेंगे अगर एनर्जी के ग्राफ को मैंने यहाँ पे मिलाया और एनर्जी को अगर मैं कैलकुलेट करूं तो आपको समझ में आएगा कि जो प्रोडक्ट की एनर्जी है वो रिएक्टेंट की एनर्जी से बेटा कम है। देखो आप ये वाला ग्राफ को मैं इधर मिला रहा हूं यहाँ आ रहा है, जबकि एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट ये है और एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट ये है। तो एक गैप समझ में आ रहा होगा आपको। देखो अगर मैं आपको बताऊं तो ये गैप दिख रहा है एनर्जी का, ये गैप किन किन के बीच में बेटा? ईपी और ईआर के बीच में। इसको ही बोलते हैं अपन डेल्टा एच। तो समझ में आया आपको ये कौन सी रिएक्शन है? एक्सोथर्मिक इरिवर्सिबल रिएक्शन के लिए अगर मैं बोलूं तो डेल्टा एच बराबर आपको समझ में आएगा ईआर माइनस ईपी। सॉरी, क्योंकि यहाँ पे चेंज इन एनर्जी देखते हो, जब भी चेंज की बात करें तो फाइनल माइनस इनिशियल करना। मैंने हमेशा आपको सॉल्यूशन में दो बातें देखी, डिफरेंस अगर देखना है तो ज्यादा में से कम घटा, चेंज देखना है तो फाइनल में से इनिशियल घटा। तो फाइनल क्या है? ईपी, ईपी माइनस ईआर। अब आप देखेंगे कि सर ईपी की एनर्जी तो कम है, ईआर की एनर्जी तो ज्यादा है, तो डेल्टा एच की वैल्यू कैसे आएगी बताओ? ईपी कम है, ईआर ज्यादा है। हम जानते हैं कि जो ईपी है वो कम है और ईआर ज्यादा है। दिख रहा है हमको? दिख रहा है? ईआर की वैल्यू देखो ज्यादा है, ईपी की वैल्यू देखो कम। हाँ सर। तो मैं बोल सकता हूँ ईआर ज्यादा है, ईपी कम है, मतलब डेल्टा एच की वैल्यू किस आएगी? नेगेटिव आएगी। और आपने पढ़ा होगा कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन के लिए डेल्टा एच की वैल्यू नेगेटिव होती है, मतलब एनर्जी क्या होती है? बाहर निकलती है। और ये सही भी है। देखो मान लिया जाए प्रोडक्ट की एनर्जी 100 थी, कितनी थी? 100 थी। सॉरी, रिएक्टेंट की एनर्जी 100 थी। अब अगर रिएक्टेंट की एनर्जी 100 थी तो बताओ प्रोडक्ट की एनर्जी क्या होगी? तो प्रोडक्ट की लेस एनर्जी देन को 100। इसको 20 मान लिया जाए, तो बताओ पहले मेरे पास 100 एनर्जी थी, अब मेरे पास सिर्फ 20 एनर्जी बची, तो 80 एनर्जी कहां गई? मैंने बाहर निकाल दी। बाहर निकाल दी मतलब सिस्टम से एनर्जी बाहर निकली, मतलब डेल्टा एच नेगेटिव साइन आएगा, क्योंकि जब एनर्जी इवॉल्व होती है तो हम नेगेटिव साइन का यूज करते हैं। और इसका मतलब है कि जो रिएक्शन है वो कैसी रिएक्शन है बेटा? एक्सोथर्मिक रिएक्शन। आई थिंक इतना क्लियर हुआ आपको। इसके बाद मैं यस आपको सर। फटाफट नोट कर ले। डन सर। सभी का? मुस्कान का हो गया? चलो आगे बढ़ते हैं।
किसके लिए था बेटा? ये था आपका एक्सोथर्मिक रिएक्शन। अब एंडोथर्मिक रिएक्शन की बात। एंडोथर्मिक रिएक्शन की बात करें तो आपका जो ग्राफ हमको मिलेगा कैसा मिलेगा? फिर वही चीज, इसको मैंने बोल दिया एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट, ग्राफ किसके बीच बन रहा है? एनर्जी के बीच। और इधर क्या रहेगा? रिएक्शन कोऑर्डिनेट। ठीक, ऊपर एक एनर्जी बैरियर होगा, इसको बोलते हैं अपन पीएच, थ्रेशोल्ड एनर्जी बैरियर। ग्राफ देखो, इसको मैंने बोला ईटी, और यहां से लेके यहां तक का जो डिफरेंस आया इसको मैं क्या बोलूंगा? एक्टिवेशन एनर्जी। और इसको मैंने क्या बोला? ईटी मतलब क्या होता है? एनर्जी ऑफ ईआर मतलब क्या होता है? एनर्जी ऑफ। अब आप देखेंगे कि अब आपको पता चलेगा कि ये एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट समझ में आ रहा है? ये एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट की नहीं, और ये एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट, इनके बीच का जो डिफरेंस दिखा उसको अपन बोलेंगे डेल्टा एच। अब इस रिएक्शन में आपको समझ में आ रहा होगा फाइनल डेल्टा एच बराबर में क्या करूंगा? पता चलता है ईपी माइनस ईआर। ये तो मुझे पता है कि फाइनल माइनस इनिशियल करना। इस रिएक्शन से पता, इस ग्राफ से पता चल रहा है कि ईपी जो होता है, ईपी जो जाता है वो ग्रेटर है किससे? ईआर से। तो डेल्टा एच कैसा निकलेगा? पॉजिटिव। मतलब ये एंडोथर्मिक प्रोसेस, मतलब अगर बाय चांस रिएक्टेंट की एनर्जी 100 है तो प्रोडक्ट की एनर्जी 150 है, 150 है, तो 50 एनर्जी मेरे को देनी पड़ेगी मतलब सिस्टम को एनर्जी दे रहा हूं, तो डेल्टा एच के साथ कितना पॉजिटिव। समझ में आ रहा है? अब इसमें कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो अपने को थोड़ा सा ध्यान रखना है, जो कि अब आने वाली अगली रिवर्सिबल रिएक्शन में उसकी चर्चा करूंगा तब मैं आपको बताऊंगा। तो यह समझ में आ रहा है कि ईपी और ईआर का रिलेशन कैसा निकल के आ रहा है? ईपी ज्यादा है किससे? ईआर से। डेल्टा एच आया पॉजिटिव, मतलब एंडोथर्मिक प्रोसेस है। ये याद होना चाहिए, ग्राफ इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो फटाफट इसको बनाओ। इसको बनाने के बाद हम बात करेंगे रिवर्सिबल रिएक्शन। हो गया? यस सर। ओके, तो आगे बढ़े। अब जो इंपॉर्टेंट ग्राफ आ रहा है वो आ रहा है रिवर्सिबल रिएक्शन में, यह थोड़ा सा आपको ध्यान रखना पड़ेगा। रिवर्सिबल रिएक्शन के ग्राफ में आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। और कैसे रखना पड़ेगा आइए हम देखते। रिवर्सिबल रिएक्शन क्या होगी तो आपको पता होगा। जैसे एक एग्जांपल के लिए हम देते हैं कि रिएक्टेंट है
ये अगर प्रोडक्ट में फॉर्म हो रहा है और रिवर्सिबल का मतलब है कि दोनों तरफ रिएक्शन चल रही है, मतलब रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में फॉर्म हो रहा है, प्रोडक्ट से रिएक्टेंट में फॉर्म हो रहा है। तो यहाँ दोनों तरफ रिएक्शन चल रही है, तो एक्टिवेशन एनर्जी भी दो होगी, एक रिएक्टेंट से प्रोडक्ट को बनाने के लिए और प्रोडक्ट से रिएक्टेंट बनाने के लिए। कितनी एनर्जी होगी? एक्टिवेशन एनर्जी दो। रिएक्टेंट से प्रोडक्ट को बनाने के लिए एक एनर्जी होगी और प्रोडक्ट से रिएक्टेंट को बनाने के लिए भी एक्टिवेशन एनर्जी। तो यहाँ पे दो टाइप की एनर्जी हम पढ़ेंगे। अगर फॉरवर्ड डायरेक्शन की एक्टिवेशन एनर्जी की हम बात करेंगे तो वो आपकी हो जाएगी कौन सी? ये फॉरवर्ड। और अगर बैकवर्ड डायरेक्शन की एक्टिवेशन एनर्जी की बात करेंगे तो हो जाएगी एक्टिवेशन एनर्जी किसकी? बैकवर्ड। तो इन दोनों की हम चर्चा करेंगे, तो हम ग्राफ से समझते हैं इसको। देखिए किस तरह के ग्राफ इसमें आप जनरेट कर सकते हैं और इसके बारे में कुछ रिलेशंस भी आपको पढ़ना है। बात वही है कि इसको मैं एनर्जी बोल रहा हूं और यहाँ हो जाएगा आपका रिएक्शन कोऑर्डिनेट। अब अगर आप देखें रिवर्सिबल रिएक्शन भी तो दो टाइप की होती है। इसमें जो मैंने फर्स्ट पढ़ा वो है आपका रिवर्सिबल रिएक्शन में भी जो फर्स्ट टाइप है आपका वो है एक्सोथर्मिक रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन में पढ़ रहा हूं? रिवर्सिबल एक्सोथर्मिक रिएक्शन। अब रिवर्सिबल एक्सोथर्मिक रिएक्शन में क्या होगा देखें, ये तो पता होगा आपको ये क्या है? पीएच। पाएंगे आप कि ये जो एनर्जी है ये है ईआर, ये है आपकी ईपी, इसको बोला अपन एक्टिवेशन एनर्जी, इसको क्या बोलते हैं अपन? थ्रेशोल्ड एनर्जी वेरिएंट। पता है आपको? अब एक डिफरेंस जो आपको निकल के आ रहा है तो दोनों चीजें समझना अच्छे से। मैं वही बात बोल रहा हूँ कि एक्टिवेशन एनर्जी कितनी होगी? यहाँ पे दो होगी। पहली बात देखो, फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए तो रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनाना है तो मेरे को ये वाला एनर्जी वेरिएंट पास करना पड़ेगा। तो मेरी एनर्जी तो इतनी है, ये एक्टिवेशन एनर्जी निकल गई, तो एक्टिवेशन एनर्जी कौन सी होगी? एक्टिवेशन एनर्जी फॉरवर्ड। यहाँ ध्यान रखना, ईपी से अगर प्रोडक्ट से मेरे को रिएक्टेंट बनाना है तो मेरे को एक्टिवेशन एनर्जी कितनी लगेगी? देखो यहाँ पे ये एनर्जी, और यही एनर्जी कौन सी है? ईए। समझ में आया? ये बैकवर्ड है और ये फॉरवर्ड। दोनों चीज आपको अच्छे से समझ में आई? ठीक। अब एकदम चीज समझो, यह इंपॉर्टेंट टीएच है, ध्यान रखना, इसमें बहुत ज्यादा यूज होगा। अब अगर मैं आपको बताऊं कि मुझे टीएच निकालना है, टीएच बराबर क्या है? थ्रेशोल्ड एनर्जी किसके बराबर? अगर मैं इसमें ये बैकवर्ड दूं और उसमें अगर ईपी को जोड़ दूं तो क्या थ्रेशोल्ड एनर्जी आ जाएगा? बोलो। यहां से लेके यहां तक की एनर्जी ये बैकवर्ड और यहां से लेके यहां तक की एनर्जी ई प्रोडक्ट। तो अगर इन दोनों को मैं जोड़ दूंगा तो क्या आ जाएगा मेरा? इन दोनों को अगर मैं जोड़ दूंगा थ्रेशोल्ड एनर्जी आ जाएगा। तो मैं बोल सकता हूं ये बैकवर्ड प्लस ईपी। ये इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 2 बन सकता है अगर मेरे को वापस टीएच निकालना हो रिएक्टेंट के कोऑर्डिनेट से, तो यहां से यहां तक कितना हो गया? बोलो ईआर एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट, और ये एनर्जी और ये कौन सा हो गया आपका? एक्टिवेशन एनर्जी फॉरवर्ड। तो मैं बोलूंगा टीएच इज इक्वल टू द ईए फॉरवर्ड प्लस ईआर। ये हो गया आपका सेकंड। ठीक। अब अपने को कुछ इंपॉर्टेंट चीजें निकालनी है, वो आप ध्यान दें। अब एक चीज और, डेल्टा एच बराबर क्या होता है? फाइनल माइनस इनिशियल, मतलब ईपी माइनस ईआर। ईपी माइनस ईआर, ये हो गया आपका थर्ड इक्वेशन। अब सुनो, इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड से मैं एक रिलेशन निकाल रहा हूं। देखो दोनों तरफ टीएच है ना, बोलो, तो मैं क्या लिख सकता हूं? ईए बैकवर्ड प्लस ईपी बराबर होगा, ये मैंने टीएच लिखा, अरे टीएच बराबर तो टीएच रहेगा, तो टीएच बराबर ये फॉरवर्ड प्लस ईआर के, और टीएच बराबर ये बैकवर्ड प्लस ईपी के। तो मैंने पहले ये बैकवर्ड प्लस ईपी लिखा, मतलब मैंने ये टीएच लिख दिया, इसके बराबर ही होगा। ये क्या होगा? ये फॉरवर्ड प्लस ईआर। आइए देखें, अब आप ईपी तो इधर है तो ईआर को इधर लेके आए, तो यहाँ क्या हो जाएगा? ईपी माइनस ईआर, और ये बैकवर्ड उधर ले जाओ तो ये हो जाएगा ये फॉरवर्ड माइनस ये बैकवर्ड। ईपी माइनस ईआर क्या होता है? मतलब इक्वेशन नंबर 3 से डेल्टा एच मेरे पास आ जाएगा डेल्टा एच बराबर ईए फॉरवर्ड माइनस का ये बैकवर्ड। ये इंपॉर्टेंट है।
ये फॉरवर्ड माइनस ये बैकवर्ड आपका आंसर आएगा। किसके लिए आया ये? रिवर्सिबल रिएक्शन, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। और आपको पता चल रहा होगा यहाँ पे देखो ये फॉरवर्ड की वैल्यू कम है, ये बैकवर्ड की वैल्यू ज्यादा है, मतलब हम समझ पा रहे हैं कि जो ये फॉरवर्ड है वो कम है और ये बैकवर्ड क्या है, ज्यादा है। तो कम में से ज्यादा को घटाओगे तो डेल्टा एच की वैल्यू कैसे मिलेगी? नेगेटिव साइन का मिलना ही एक्सोथर्मिक रिएक्शन को इंडिकेट करता है। फटाफट जल्दी से। डन सर। ओके, तो आगे बढ़े हम लोग। अब जो हमारा ग्राफ आ रहा है वो आ रहा है एंडोथर्मिक रिएक्शन, रिवर्सिबल एंडोथर्मिक रिएक्शन। रिवर्सिबल एंडोथर्मिक रिएक्शन की अगर मैं बात करता हूं तो रिवर्सिबल एंडोथर्मिक रिएक्शन में क्या होता है, देखिए यहाँ पे क्या बचा, वही एनर्जी रखते हैं हम लोग, एनर्जी क्या लिखते हैं हम, रिएक्शन कोऑर्डिनेट। ठीक, एंडोथर्मिक रिएक्शन है, कोई बात नहीं, ये हो गया आपका ई आर, इसको अपन क्या बोलते हैं, थ्रेशोल्ड एनर्जी वेरिएंस। ठीक, इसको क्या बोलते हैं अपन, ईए फॉरवर्ड, इसको अपन क्या बोला, यहां से लेके यहां तक की एनर्जी क्या होगी, ये देखो सर आपको कैसे पता चला ईपी ऊपर बनेगा? बेटा एंडोथर्मिक का ग्राफ है, एंडोथर्मिक के ग्राफ में प्रोडक्ट की एनर्जी ज्यादा होती है, प्रोडक्ट की एनर्जी है ज्यादा। ठीक, और यहां से लेके यहां तक का जो एनर्जी है उसको अपन क्या बोला, थ्रेशोल्ड एनर्जी। थ्रेशोल्ड एनर्जी वेरिएबल है। अब अपन बात कर रहे हैं ना, क्या बात कर रहे हैं, देखिए आप देखेंगे कि पहले बात तो डेल्टा एच निकालो, तो डेल्टा एच बराबर होता है ईपी माइनस ईआर के, ये होता है। अब आप देखेंगे कि टीएच पे को निकालना, तो टीएच बराबर ये फॉरवर्ड प्लस ईआर, टीएच बराबर देखो ना, ये फॉरवर्ड इतना और ईआर इतना, थ्रेशोल्ड एनर्जी बराबर ये फॉरवर्ड प्लस ईआर, ये क्वेश्चन नंबर हो गया 1। फिर आया टीएच बराबर हो सकता है ये बैकवर्ड अपॉन प्लस ईपी, ये कैसे पता चला, देखो थ्रेशोल्ड एनर्जी इतनी है, ठीक है, ये रहा आपका ये बैकवर्ड और इतना रहा ईपी। अब आप पाएंगे इसको अगर मैं और इधर लाऊं तो आपको समझ में आ जाएगा, यहां से लेके यहां तक की एनर्जी किसको इंडिकेट कर रही है, एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट। मैं इस ग्राफ को पीछे तक लेके आऊं, मैं ग्रीन पेन से ले रहा हूं, देखो आप,
ये क्या हो गया, ग्रीन वाला समझ में आ रहा है ना कितना। अब देखो इन दोनों को अगर मैं मिला दूं तो आप क्या बोलेंगे, ई ए फॉरवर्ड प्लस ई आर इज इक्वल टू द ई ए बैकवर्ड प्लस ई पी। कोई चीज करना है आपको, ई आर को उधर भेज दो, ई ए बैकवर्ड को उधर गया तो ई ए फॉरवर्ड माइनस ई ए बैकवर्ड इज इक्वल टू द ई पी माइनस ई आर। ई पी माइनस ई आर बेटा क्या होता है, डेल्टा एच। तो वो आ गया ई ए फॉरवर्ड माइनस ई ए बैकवर्ड बराबर हो गया डेल्टा एच। अब आप जानते हैं इस रिएक्शन से आपको समझ में आ रहा होगा कि जो ई ए फॉरवर्ड है वो ज्यादा है, देखो ई ए फॉरवर्ड ज्यादा है, ई ए बैकवर्ड कम, ये फॉरवर्ड ज्यादा है किससे, ये बैकवर्ड से। तो डेल्टा एच बराबर कैसा आएगा बेटा, इसका पॉजिटिव आएगा। पॉजिटिव मतलब एंडोसल्फेट। फटाफट नोट करो। डन सर। हो गया। तो ठीक है बेटा, अब इसके अपने को ग्राफ कंपेयर करने हैं, कुछ रिलेशन आएंगे जो कि ई ए फॉरवर्ड और ई ए बैकवर्ड और डेल्टा एच के बीच में कुछ रिलेशन इसमें पूछे जाते हैं रिवर्सिबल रिएक्शन। तो वो अब आपका नेक्स्ट टर्न पे आएगा, क्योंकि